गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने लेड और सिल्वर के जो भी कर्व, यूटेक्टिक पॉइंट के एलएमएन लाइन और भी अलग अलग टाइप्स के जो एरिया थे उसके बारे में स्टडी की थी। अब अपन पढ़ते हैं विरजतीकरण, जिसे डी सिल्वराइजेशन ऑफ लेड कहते हैं। ये एक प्रोसेस है। देखते हैं इसमें क्या होता है कि पेटिशन प्रक्रम द्वारा शीशे से रजत पृथक करने, ठीक हो, जिसे विरजती कहते हैं। शीशे से सिल्वर को सेपरेट करना ही डिसिल्वराइजेशन कहलाता है। कि पेटिशन प्रक्रम द्वारा शीशे से रजत पृथक करने को इस प्रावस्था आरेख द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है, कि मानक बिंदु x रजत युक्त शीशे को द्रव अवस्था में प्रदर्शित करता है, जिसमें रजत का अनुपात बहुत कम 0.25% है। जैसे इसे ठंडा किया जाता है वह बिंदु y की ओर बढ़ता है। जैसे ही यह बिंदु y पर आता है तो ठोस शीशा द्रव से पृथक होने लगता है और बिंदु वक्र ए ओ के सहारे बढ़ने लगता है, अर्थात द्रव प्रावस्था में रजत का अनुपात बढ़ने लगता है। ठीक है, कुल मिला के शीशे से सिल्वर को सेपरेट करने की मेथड है। अब इसके अंदर अगर अपन कोई भी एक फिक्स पॉइंट लें कि एक्स पॉइंट ले लिया अपन ने, ठीक है। अब एक्स पॉइंट द्रव अवस्था में प्रदर्शित करते हैं जहाँ पर रजत युक्त शीशा दोनों ही लिक्विड फॉर्म के अंदर है। अगर अपन इसे के अंदर कंपोजिशन चेक करें तो इस पॉइंट के ऊपर, एक्स पॉइंट के ऊपर सिल्वर की जो परसेंटेज होती है कंपोजिशन की वो 0.25% होती है। अब जैसे इसे ठंडा करेंगे अपन, ठीक है, तो जो एक्स बिंदु है वो वाई की ओर मूव करेगा। ठीक है, और वाई पर आते ही जो सॉलिड लेड है वो लिक्विड से सेपरेट होने लगता है और लिक्विड के अंदर केवल सिल्वर बचेगी। ठीक है, बिंदु ए ओ के धीरे धीरे मूव होगा। ठीक है, जो वाई पहले एक्स से वाई आया, फिर वाई से ये ए ओ बिंदु के सहारे बढ़ेगा। ठीक है, अर्थात द्रव प्रावस्था में रजत का अनुपात बढ़ने लगता है। मतलब पहले दोनों लिक्विड थे, फिर अपन ने जैसे जैसे उसको ठंडा किया तो लेड अलग होने लगा। लेड मतलब सॉलिड के फॉर्म में सेपरेट होने लगा। ठीक है, अब अगर इसको और टेम्परेचर के अंदर अपन इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है, या डिक्रीज करें, तो केवल लास्ट के अंदर उस लिक्विड के अंदर सिल्वर ही बची रहेगी। बिंदु ओ पर द्रव प्रावस्था में एजी का अनुपात 2.6% हो जाता है। इस प्रकार ये रजत युक्त शीशे में रजत का अनुपात 0.25 से 2.6% तक बढ़ जाता है। अब अपना है ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करें अगर अपन, ठीक है, इसके अंदर एक टॉपिक है आपके कि दो ठोसों के समांगी मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। ठीक है, दो ठोसों के समांगी, अब सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करें मतलब दोनों सॉलिड फॉर्म में होंगे। ठीक है, और दोनों मिस कम्प्लीटली आपस में मिसेबल होते हैं। ऐसे तंत्र जिनमें एक स्थायी यौगिक बनता है ये निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो सर्वांगसम और एक असर्वांगसम। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं सर्वांगसम गलनांक वाले यौगिकों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विद कॉन्गुरेट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन का पहला टाइप है सर्वांगसम गलनांक वाले यौगिकों का बनना। क्या होते हैं ये देखते हैं। जब किसी तंत्र में दो घटक परस्पर रासायनिक संयोग द्वारा नया यौगिक बनाते हैं जो एक निश्चित ताप पर बिना वियोजित हुए तीव्रता से पिघल या द्रवित हो जाता है। ठीक है, किसी भी तंत्र के अंदर दो घटक मिलकर कोई भी एक केमिकल कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, जो कि एक फिक्स टेम्परेचर पर, ठीक है, बिना वियोजित हुए तीव्रता से, मतलब बिना डिसोसिएट हुए डायरेक्टली किसमें, सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस कंडीशन में ठोस व द्रव दोनों प्रावस्थाओं में यौगिक का एक सा संगठन होता है। ठीक है, तो ऐसे यौगिकों को सर्वांगसम गलनांक वाले यौगिक कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी अगर दो सॉलिड मिलकर आपस में केमिकल कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, और एक फिक्स टेम्परेचर पर, अब दोनों ही जो सॉलिड हैं आपस में डिसोशिएट नहीं हो रहे, दोनों सेपरेट नहीं हो रहे, लेकिन डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज हो रहे हैं। अगर फिर लिक्विड के अंदर चेंज होने के बाद में अगर अपन सॉलिड और लिक्विड की दोनों की प्रॉपर्टीज़ का कंपेयर करें, ठीक है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सेम होती है, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज़ में कोई डिफरेंस नहीं होता है, फेजेस अलग हैं लेकिन प्रॉपर्टीज सेम है।
इस प्रकार इस टाइप्स के जो भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, या सॉल्यूशन है, वो क्या कहलाता है? सर्वांगसम गलनांक वाले यौगिक कहलाते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर सर्वांगसम गलनांक वाला यौगिक पिघलता है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कंपाउंड पिघलेगा, उसको क्या कहते हैं अपन? सर्वांगसम गलनांक कहलाता है। अर्थात वह निश्चित ताप जिस पर उसी संगठन वाली ठोस व द्रव प्रावस्था साम्य अवस्था में उसे सर्वांगसम गलनांक कहते हैं। मतलब कॉन्ग्रुएंट कंपाउंड जिस टेम्परेचर के ऊपर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, उसको अपन कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इस प्रकार जब कोई दो घटक सर्वांगसम गलनांक का यौगिक बनाते हैं तो यौगिक की ठोस अवस्था उसी संगठन के विलयन के साथ साम्य में होती है। ठीक है, जब कोई भी अगर सर्वांगसम यौगिक बनाते हैं तो सॉलिड फेज, ठीक है, उसी संगठन के सॉल्यूशन के साथ में इक्विलिब्रियम में रहती हैं। यौगिक के ठोस रूप में शुद्ध घटकों की तरह एक विलेयता वक्र अथवा हिमांक वक्र होता है और प्रावस्था आरेख तीन विलेयता वक्रों से मिलकर बना होता है। चूंकि यौगिक का सर्वांगसम गलनांक है और किसी भी घटक को मिलाने पर उसका गलनांक कम हो जाता है, अतः यौगिक के साम्य विलेयता वक्र में उच्चिष्ट प्राप्त होगा। ठीक है, अब अपन सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड्स की बात करें, ठीक है, तो अपने को इसमें पहला एग्जांपल देखने को मिलता है जिंक और मैग्नीशियम सिस्टम, ZnMg सिस्टम्स की बात करेंगे। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशंस के अंदर पहला है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, और इसके अंदर भी अगर अपन सर्वांगसम गलनांक वाले यौगिकों की बात करें, ठीक है, तो उसके अंदर अपन पहला सिस्टम देखेंगे ZnMg सिस्टम। कंफ्यूज नहीं होना है, अपन ने मोनो कंपोनेंट सिस्टम्स की बात की थी जिसके अंदर दो सिस्टम पढ़े थे, वाटर सिस्टम और सल्फर सिस्टम। फिर अपन ने द्विघटकीय निकाय, ठीक है, डाई कंपोनेंट सिस्टम्स की बात की थी, तो उसके अंदर अपन ने कौन सा पढ़ा था? लेड और सिल्वर सिस्टम। अब अपन बात कर रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशंस की। सॉलिड सॉल्यूशन में भी कौन से? सर्वांगसम गलनांक वाले यौगिक, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टेम्परेचर वाले कंपाउंड्स, जिसके अंदर अपन सिस्टम के तौर पर पहला एग्जांपल देखते हैं Zn और Mg सिस्टम्स का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कि Mg Zn निकाय एक द्विघटकीय निकाय है जिसमें दो धातु सर्वांगसम गलनांक वाला यौगिक, ठीक है, कौन सा यौगिक बनाती हैं? कॉन्ग्रुएंट कौन सा कॉन्ग्रुएंट कंपाउंड होगा? Mg Zn का होल ट्वाइस बनाता है, जिसका गलनांक कितना है? 590 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा इसका यौगिक का संगठन देखते हैं अगर कॉन्ग्रुएंट कंपाउंड के अंदर Mg Zn का होल ट्वाइस के अंदर Mg कितनी होती है? 79% और Zn होती है 21%। Zn का गलनांक 420 तथा Mg का 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है, तो कंपाउंड का तो कितना हो गया? 590। और Zn और दोनों अगर मेटल्स की सेपरेटली बात करें तो Zn का तो गलनांक है 420 और Mg का कितना है? 650 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि यौगिक का गलनांक कितना है? 590, जो कि दोनों के मध्य का है। यह यौगिक प्रयतित स्थायी होता है जो बिना संगठन बदले पिघलता है, अतः यह ताप तंत्र का सर्वांग गलनांक है। मतलब अगर अपन Mg और Zn के सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें और Mg Zn का होल ट्वाइस कॉन्ग्रुएंट कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो जो दोनों की प्रॉपर्टीज़ है वो लगभग सेम होती हैं। ठीक है, मतलब सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म, ठीक है, दोनों के अंदर प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई टाइप्स का चेंजेस नहीं आता है। इस तंत्र में चार प्रावस्थाएं होती हैं, कौन सी हैं देखते हैं कि पहले है सॉलिड Zn, सॉलिड Mg, कंपाउंड यौगिक Mg Zn का होल ट्वाइस तथा Zn व Mg का द्रव्य विलयन। एक तो सॉलिड Zn होगी, एक सॉलिड ही Mg, और एक यौगिक जो सर्वांगसम यौगिक बन रहा है वो, और एक होगी दोनों की द्रव्य विलयन या सॉल्यूशन होगा। अब इस तंत्र के अपन कर्व की बात करें, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, टेम्परेचर और कंपोजिशंस के बीच में कर्व प्लॉट होता है। ठीक है, देखिए अच्छे से देखना, कर्व इम्पोर्टेंट है। आरेख की विशेषताएं देखते हैं। अब यहाँ बिंदु ए तथा बी कर्म से Zn 420 डिग्री सेंटीग्रेड तथा Mg 650 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक को व्यक्त करते हैं।
ठीक है। ए और बी पॉइंट देखते हैं। ए पॉइंट ये रहा 420, राइट साइड के अंदर बी पॉइंट देखते हैं 650 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अपन बात करते हैं कर्व की। कर्व ए सी लेते हैं सबसे पहले। कर्व ए सी जो कि एक ढाल के रूप में है, जहाँ पर जेड एन प्लस गलित है, मेल्ट है। ठीक है, एक जो सॉलिड में होगा एक मेल्ट में है। ठीक है, इस कर्व की बात करें कि जब जेड एन में एम जी को मिलाया जाता है तो जेड एन का गलन बिंदु वक्र ए सी के सारे कम होता है। अतः वक्र ए सी पर कोई बिंदु ठोस जेड एन तथा द्रव एम जी जेड एन टू जेड एन होल ट्वाइस के मध्य साम्यावस्था को प्रकट करता है। ठीक है, अगर अपन इसी कर्व की बात करें तो इसी कर्व पर दो प्रावस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं। कौन सी हैं? एक तो सॉलिड जेड एन और एक दोनों का जो कॉन्ग्रुएंट कंपाउंड है एम जी जेड एन का होल ट्वाइज, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम रहता है। अतः अगर अपन यहाँ पर फेज रूल अप्लाई करें तो कितना होगा? एक। ए बराबर सी माइनस पी प्लस वन, तो ए बराबर टू। दो को द्वि कंपोनेंट सिस्टम में दो फेजेज हैं। ठीक है, तो कितना होगा? एक चर निकाय। अतः एसी द्वारा प्रदर्शित तंत्र एक चर है। अब हम बी ई की बात करें, वक्र बी ई। बी की बात करें, जैसे एसी वक्र है वैसे वैसे बी ई वक्र भी होगा। ठीक है, तो बी ई उसी प्रकार एम जी में जेड एन मिलाने पर एम जी का गलन बिंदु वक्र बी ई के सहारे कम होता है। ठीक है, इस वक्र पर कोई बिंदु ठोस एम जी व द्रव एम जी जेड एन होल ट्वाइज या मेल्ट के मध्य साम्यावस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, कर्व ऐसी के अंदर तो सॉलिड जेड एन और जो कॉन्ग्रुएंट कंपाउंड था एम जी जेड एन का होल ट्वाइज, उसके बीच में इक्विलिब्रियम था। अब अपन वक्र बी की बात करें तो यहाँ पर सॉलिड एम जी और लिक्विड एम जी जेड एन का होल ट्वाइज के बीच में इक्विलिब्रियम रहेगा, अर्थात ये भी एक चर है। अब अपन बात करते हैं पॉइंट सी तथा ई की। ठीक है, जहाँ पर दोनों कर्व मिल रहे थे। वक्र एसी तथा डीसी बिंदु सी पर और वक्र बी तथा डी बिंदु ई पर मिलते हैं। ठीक है, इन बिंदुओं पर तीन प्रावस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं। अब दोनों पॉइंट की बात देखते हैं कि दोनों पॉइंट कहाँ हैं। देखिए कि वक्र AC और DC सी पर मिल रहे हैं और कर्व BE तथा DE ये भी E पर मिलते हैं। अब इन दोनों जो पॉइंट्स पे होगी वो यहाँ पर तीन फेजें हैं जो कि इक्विलिब्रियम में रहती हैं। कौन सी होगी? देखते हैं कि बिंदु C पर सॉलिड जेड सॉलिड MgZn का होल ट्वाइज व लिक्विड, दोनों का जो लिक्विड होगा वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। उसी प्रकार E पर सॉलिड Mg ठोस यौगिक MgZn का होल ट्वाइज जो है द्रव प्रावस्था में रहती है। ठीक है, अब प्रावस्था नियम से देखें तो फेज रूल अप्लाई करके देखते हैं तो ये क्या होगा? सी व ई एक चर निकाय है, मतलब अचर निकाय है, सॉरी। बिंदु सी व ई को गलन क्रांतिक बिंदु भी कहते हैं। अब अपन बात करते हैं बिंदु डी की। ठीक है, प्रावस्था आरेख से स्पष्ट है कि मिश्रण गलनांक वक्र में एक उच्छिष्ट है जिसे अपन बिंदु डी से दर्शाया गया है, जो 590 डिग्री ताप पर स्थित है। इस बिंदु पर यौगिक बनता है तथा यहाँ ठोस MgZn का होल ट्वाइज तथा द्रव MgZn होल का ट्वाइज दो प्रावस्थाएं हैं। एक तो सॉलिड कॉन्ग्रुएंट कंपाउंड, एक तो सॉलिड यौगिक और इसी यौगिक का लिक्विड अवस्था। ठीक है, सॉलिड MgZn का होल ट्वाइज और लिक्विड MgZn का होल ट्वाइज दो प्रावस्थाएं हैं बिंदु डी पर जो कि साम्य अवस्था में हैं। इस प्रकार बिंदु डी पर इन ठोस व द्रव दोनों दोनों प्रावस्थाओं का संगठन एक सा है। ठीक है, दोनों की कंपोजिशन एक सी होगी। अतः इस स्थिति में द्विघट तंत्र एक घटक तंत्र हो जाता है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखना। ठीक है, बाकी किसी भी पॉइंट की बात करें तो किसी भी पॉइंट के ऊपर ड्यू कंपोनेंट सिस्टम है डाई कंपोनेंट सिस्टम की तरह व्यवहार करता है। लेकिन अगर अपन बिंदु डी की बात करें तो बिंदु डी के ऊपर इनका सर्वांगसम यौगिक बनता है और इस सर्वांगसम यौगिक MgZn की सॉलिड अवस्था, जेडन होल ट्वाइज की सॉलिड अवस्था और MgZn होल ट्वाइज की लिक्विड अवस्था दोनों ही साम्य अवस्था में रहती है। ठीक है, अब प्रावस्थाएं तो दो हो गई। ठीक है, लेकिन दोनों प्रावस्थाओं के अंदर अगर अपन संगठन की बात करें,
ठीक है? तो दोनों का संघटन क्या होता है? एक सा होता है, क्योंकि अपन ने सर्वांग गलनांक वाले यौगिकों के बारे में पहले पढ़ा था कि दोनों के अंदर संघटन समान रहता है, ठीक है? और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी समान रहती है, मतलब संगठन के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आता। तो दोनों लिक्विड तथा सॉलिड के अंदर संगठन समान होने की वजह से इनके अंदर ये 2 कंपोनेंट सिस्टम ना होकर के 1 कंपोनेंट सिस्टम के रूप में माना जाता है, ठीक है? इसलिए A बराबर C माइनस P प्लस 1 के अनुसार देखें तो ये क्या होगा? एक चर निकाय यानी अचर निकाय होता है। तथा इस बिंदु पर तापमान यौगिक का सर्वांगसम गलनांक कहलाता है, क्योंकि इस बिंदु पर यौगिक mgZn का होल ट्वाइस बनता है, जो कि 590 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शीतलन कर्व, जो कि हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।